वेरी गुड। हम लोग कहाँ पहुंच गए? सेक्शन ई। सेक्शन ई में क्या है बेटा? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बेटा? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स ईच। हमको 12 मार्क्स हमको सेक्शन ई से मिलने हैं। अच्छा, सेक्शन ई कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ए कर चुके हैं, बी कर चुके हैं, सी कर चुके हैं, डी कर चुके हैं, अब ई पे पहुंचे हैं। और ई क्या है बेटा? बड़ा प्यारा सेक्शन है। सेक्शन ई बहुत ही अच्छा सेक्शन है, बहुत ही प्यारा सेक्शन है, हम लोग के लिए बहुत ही फेवरेबल सेक्शन है। क्यों सेक्शन फेवरेबल है? फेवरेबल इसलिए है बेटा कि देखने में तो बड़ा भड़कीला लगता है। क्या? बाहर से बड़े हार्ड दिखते हैं, लेकिन अंदर से बड़े अच्छे होते हैं बेटा ये। ठीक है, अच्छे क्यों होते हैं? इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही हल्के क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसानी से, बड़े प्यार से, हल्का सा कंसंट्रेट करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा होता क्या है इसमें, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा हमको कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। अब हमारे पास पेशेंस नहीं है, ठीक है, तो हम कंसंट्रेट हो ही नहीं पाएंगे। क्यों? कौन पढ़े इतना? लेकिन बेटा पढ़ना है। इस पढ़ने का, इस केस स्टडी का कॉन्सेप्ट यही है कि यदि हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को ठीक से रीड करेंगे तो हमको थोड़ा सा क्या होगा, अप्लाइड मैथ के बारे में जानकारी होगी कि मैथ का सोशल लाइफ में कहां कहां यूज है, कैसे कैसे हम मैथ का सोशल लाइफ में यूज करते हैं, इसलिए ये बेटा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि केस स्टडी करने से हमको थोड़ा बहुत मॉडल टीचिंग भी आती है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हमको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के इसको पढ़ना है बेटा। ये हमने इसको ठीक से पढ़ लिया तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। क्या कि मिसेस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस, अपने घर के पास के किसी स्टोर में गई, फाउंड दैट द ग्लास जार्स आर अरेंज्ड वन अबव द अदर इन स्पेसिफिक पैटर्न। एक स्पेसिफिक पैटर्न से जार जो है लगे हुए हैं, अरेंज किए हुए गए। ऑन द लेयर, ऑन द टॉप लेयर देयर आर 3 जार्स। क्या कहता है, जो टॉप लेयर है उसमें 3 जार्स हैं बेटा। ठीक है, क्या बेटा? 3 जार्स। इन द नेक्स्ट लेयर देयर आर 6 जार। ठीक है, फिर कहता है कि इन द थर्ड लेयर फ्रॉम द टॉप देयर आर 9 जार्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से पैटर्न बनना है बेटा। ठीक है, एंड सो अनटिल एर्थ, बेटा एर्थ लेयर तक है बेटा। कितने लेयर तक है? एर्थ लेयर तक है। ठीक है बेटा, कहता है कि राइट, अब तो सोल्यूशन आ गया बेटा। तो आंसर 36 लिखते हैं बेटा हम। 36 का फर्स्ट पार्ट करने जाए। क्या कहता है? कहता है राइट एंड एपी whose terms represent the numbers of jar in the different layer starting from the top। तो हमको एपी लिखना है। तो ये तो बेटा क्लियर हो गया, तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं रिक्वायर्ड। क्या लिखते हैं बेटा? रिक्वायर्ड एपी इक्वल टू, क्यों 3 है पहले लेयर में, सेकंड लेयर में 6 है, थर्ड लेयर में 9 है, ऐसे स्वान कर देते हैं बेटा। ठीक है, एक तो हमारा आंसर ये हो गया। और भी है इसमें, जहां तक है ये। फिर क्या कहता है? आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या बेटा? 6 - 3 कर दो। 6 - 3 इक्वल टू 3। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये हो गया, उसी का एक पार्ट ये हो गया बेटा। देखो कितना आसान है। फिर कहता है इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स। अब देखो इन क्या 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 कहता बेटा? कहां गए हम लोग? ये
सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर। तो अब देखो क्या बेटा, हम ये लेट कर लेंगे, लेट सेकंड पार्ट, लेट इट इज पॉसिबल, it is possible and in nth row an equal to 34। ठीक है बेटा। अब क्योंकि स्पेस की कमी है तो चाहे तो हम अभी इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप मैनेज कर लेना बेटा। 34 तो अब ए एन निकाल लेते हैं बेटा। क्या निकाल लें? ए एन निकाल लें। ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए एन हमने एज्यूम कर लिया कि 34 है और ए है हमारा 3 और एन हमको कैलकुलेट करना है एन माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, आगे आगे बढ़ाते हैं तो ये 34 इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस 3 का मान इसमें 1 करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो n इक्वल टू 34/3। अब देखो 34 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो n जो है होल नंबर नहीं आएगा। n होल नंबर नहीं आएगा तो किस लेयर में है? ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो वो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। तब फिर अब क्या लिखें? सिंस 34 नॉट divisible by 3, therefore it is not possible, it is not possible। ठीक है, इसमें देखो रीजन भी आ गया और सॉल्यूशन भी आ गया कि ये क्यों नहीं है और हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बस यही आंसर हो गया बेटा हमारा। क्या हमारा यही आंसर हो गया। तो हमने सेकंड लेयर का सेकंड पार्ट कर लिया। ये एक मार्क्स का था, एक मार्क्स का था, उसी हिसाब हम करेंगे भी बेटा। और क्या बेटा सेकंड पार्ट हो गया ना। अब थर्ड पार्ट यहाँ कहता इफ देयर आर n नंबर्स ऑफ रोज, n नंबर्स ऑफ रोज हैं, तो जो हमारे टर्म है बेटा वो n हो जाएंगे। क्यों? पहला टर्म 3 है, एक लेयर है तो 3 ही टर्म है, एक ही टर्म आएगा। दो टर्म है, सॉरी 2 लेयर हैं, तो एक लेयर में 3 आएगा, दूसरी लेयर में 6 आएगा, तो 2 टर्म हो जाएंगे। 3 लेयर हैं तो नंबर्स ऑफ जार के जो है टर्म वो 3 आ जाएंगे बेटा, 1 2 एंड 3। ऐसे वाले n लेयर है, कितने लेयर हैं? n, तो नंबर्स ऑफ टर्म हो जाएंगे n। तो कहां से करेंगे? एक में लिख लिया है तो यहां से रख कर लेते हैं। या ऐसे इसमें कोई खास नोट करने की वो नहीं है, हम लोग को याद तो है, ये हम पूरा रफ कर देते हैं। याद है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है ना, कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है हमारे पास जिसको हम रफ ना कर सकें, तो हम कर लेते हैं। आप बेटा वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, आप तो यहाँ कॉन्सेप्ट देखो कि कैसे करना है, प्रैक्टिस खुद करो। या आप देख करके एक बार समझ लेते हैं फिर कर लेते हैं, ऐसा कर लो बेटा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सेकंड पार्ट भी हो गया था, थर्ड पार्ट करना है बेटा। थर्ड पार्ट का ए कहता इफ देयर आर n नंबर्स ऑफ रोज इन अ लेयर देन क्या कहता है? इफ देयर आर n नंबर्स ऑफ रोज इन अ लेयर देन फाइंड expression for finding the total numbers of jar in terms of n। ठीक है, तो ये n लेयर है तो नंबर्स ऑफ टर्म n हो जाएंगे, तो Sn इक्वल टू क्या होता है बेटा? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों? यही है ना। तो Sn हमारा जो फार्मूला बनेगा, एक्सप्रेशन जो बनेगा Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 3 प्लस n हमको कैलकुलेट करना है ना, और a की वैल्यू 3 दे रखी है,
पहला टर्म हमारा 3 से शुरू होता है, तो 2 इंटू 3 प्लस एन, एन कैलकुलेट करना है -1, और डिफरेंस भी हमारा डी जो है 3 आ रहा है, इंटू 3 एस एन इक्वल टू एन बाई 2, क्यों ये हो जाएगा 6 प्लस 3n -3 और एस एन इक्वल टू एन बाई 2, और ब्रेकर में क्या हो जाएगा 6, ऐसे 3 आएगा, कितना आएगा बेटा 3 आएगा, तो 3n प्लस 3 आएगा ना बेटा, 3 चाहो तो काम में ले लो, तो एस एन इक्वल टू आ गया एन, क्यों इसको पहले लिख लेते हैं 3 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन अपॉन 2, और एस एन इक्वल टू एन टाइम 3 लेते हैं, 3 इंटू एन ब्रेकर में एन प्लस 1 अपॉन 2, वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया। कह रहा था, क्या कह रहा था कि एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ एन, कहता है कि एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर्स ऑफ जार, टोटल नंबर्स ऑफ जार एस एन पता करना, एस एन इक्वल टू क्या हो गया 3n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, एक तो आंसर बेटा ये आ गया, बेटा ठीक है। तो क्या कर रहा था कि S8 पता करो, अब इस फार्मूले से, इस प्रश्न से हमको S8 पता करना है, तो S8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह पे हमको 8 रखना है, तो 3 इंटू 8 और n की जगह पे कितना बेटा 8 प्लस 1 अपॉन 2, और S8 इक्वल टू क्या हो गया 3 8 24 इंटू 8 1 9 अपॉन 2 12 गया, तो S8 क्या आ गया बेटा R S8 इक्वल टू 108, वेरी गुड, आपका आंसर आ गया कि एर्थ लेयर ग्रुप में एर्थ लेयर है, तो टोटल नंबर ऑफ जार कितने होंगे 108। तो इस तरीके से बेटा थर्ड का ए पार्ट आ गया, थर्ड का बी पार्ट भी कर लेते हैं, थर्ड का बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट के लिए क्या कह रहे हैं बेटा, कहाँ है बी पार्ट, बी 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 कहाँ खो गया, ये कहता कि द शॉपकीपर एडेड 3 jars इन ईच लेयर, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अब फर्स्ट लेयर में पहले एज पर न्यू अरेंजमेंट, नंबर्स ऑफ जार, पहले कितने थे बेटा 3, अब कितने हो गए 3 और मिल गए 6, क्यों क्या लिखना जाएगा, नंबर्स ऑफ जार इन फर्स्ट लेयर, कितने जाएंगे बेटा 3 प्लस 3, पहले 3 थे, कह रहा है कि हर लेयर में 3 और ऐड करना है, तो फर्स्ट लेयर में 6 हो जाएंगे नंबर्स ऑफ जार इन सेकंड लेयर में कितना हो जाएगा बेटा 6 थे और 3 और ऐड कर दिया तो 9 हो गया। ऐसे ही थर्ड लेयर में पहले 9 थे, कितने थे बेटा 9 में 3 और ऐड कर दिया तो 12 आ गया। तो इस तरीके से ये एपी बन गया। अब देखिए क्या कहता है, हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द फिफ्थ लेयर, तो हमको फिफ्थ टर्म पता करना है इस हिसाब से, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, फोर्थ टर्म ये हो गया, और फाइव्थ टर्म हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकालेंगे, हम फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ बेटा ए कितना है, ए है हमारा 6 और डी कितना है, डी 3 है,
क्यों 6 और 9 में डिफरेंस कितने का आया 3 का, और n कितना है, n है हमारा 5 करना 5 लेयर, तो a5 कितना हो जाएगा, a5 क्या होता है, an फार्मूला लिखते हैं क्यों, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n है हमारा 5 तो a5 और a है हमारा 6 प्लस n है हमारा 5 माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारा 3, कैलकुलेट करते हैं 6 और 5 में से 1 जाएगा कितना आएगा 4, और 4 3 जा 12, तो a5 कितना हो जाएगा 18, तो a5 हमारा हो गया 18, यही आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखो कितना आसान था, है ये क्या है बेटा, ये देखने में भड़कीले लगते हैं लेकिन अंदर से बड़े अच्छे होते हैं बेटा, है कोई किसी चीज किसी पर्सन की पर्सनालिटी देख के लगे हाँ बड़ा भड़कीला आदमी, बड़ा सख्त आदमी है, लेकिन जब उससे बात करो है उसके नजदीक जाओ तो लगे कि बड़ा प्यारा आदमी। तो ऐसे ही सेक्शन ई है हमारे पास, देखने से तो बड़ा भड़कीला लगता है, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सोल्यूशन है क्वेश्चन से बड़ा, क्वेश्चन से छोटा सोल्यूशन है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 36 का लिया, ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि ट्रायंगल शेप की डिजाइन की गई है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बेटा एक शेप ये दे रखा है, ये 3D में दे रखा है, हमने इसको 2D में बनाया है। ये क्या बेटा एलिवेशन है, किसका एलिवेशन है बता रहे हैं बेटा। क्या कह रहा है कि ट्रायंगल इज अ वेरी पॉपुलर शेप यूज इन इंटीरियर डिजाइनर। ठीक है, रूम में हम ये कोई डिजाइनिंग करते हैं, कोई फर्नीचर कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, तो उसमें ट्रायंगल का बड़ा यूज है। यही है बेटा केस स्टडी। ठीक है, कहता है ट्रायंगल इज वेरी पॉपुलर शेप यूज इन इंटीरियर डिजाइनिंग। द पिक्चर गिवन अबव, कौन सी पिक्चर, ये पिक्चर शोज अ कैबिनेट डिजाइन, अंदर जो हम कैबिनेट बनाएंगे उसकी डिजाइन है बाय अ फेमस इंटीरियर डिजाइनर। इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, इंजीनियर होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं डिजाइन करते हैं स्पेस के हिसाब से देख करके, ठीक है, आपके बजट के हिसाब से देख करके आपका इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, क्या आपके रूम का इंटीरियर पार्ट कैसा दिखना चाहिए। तो कहता है कि इंटीरियर डिजाइनर ने डिजाइन किया है। अब इसमें ये क्या है बेटा, ये 3D में बुक पेपर में दे रखा है, 3D हम नहीं यहाँ मेंशन कर सकते, हमने 2D में एलिवेशन बनाया है। एलिवेशन क्या मतलब बेटा कि सामने से दिखने पे क्या चीज दिखेगी। तो एक बड़ा सा ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, उसमें से एक ट्रायंगुलर शेप ये है, फिर हॉरिजॉन्टल 2 लेयर हैं, एक लेयर ये है एक लेयर ये है, फिर एक ट्रायंगुलर शेप ये दे दिया गया, एक लेयर ये है। इसमें यहाँ आप कुछ चीजें रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर शेप है। यहाँ तक ये बात हो गई। अब हम लोगों ने यहाँ से इसको नोट किया, कहता कि हियर, यहाँ से काम की बात है, कैलकुलेशन की बात यहाँ से बेटा। क्या कहता है, हियर द लार्जेस्ट ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल एबीसी। इसमें जो लार्जेस्ट ट्रायंगल है उसको हम एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड स्मॉलेस्ट वन, इसमें से स्मॉलेस्ट ये भी है इसका छोटा पार्ट, और ये भी है, ये भी, इसमें से कहते हैं कोई एक, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। इसको कह रहे हैं कि हमने रिप्रेजेंट किया DEF से, DEF से, और ट्रायंगल DEF में PQ जो है पैरेलल है। PQ किसके पैरेलल है बेटा, PQ पैरेलल टू EF। ये चीज पैरेलल है EF के। कंसंट्रेट होकर के बेटा पढ़ लेना, पेपर आपके हाथ में होगा ऐसी हमारे पास उम्मीद है, या आपके मोबाइल में होगा पेपर। फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी बोर्ड पे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन शुरू हो गया, कहता है शो दैट DPQ, क्या बेटा DPQ पैरेलल टू DEF, 1 मार्क्स का है। तो एक मार्क्स का है, तो उसी हिसाब से हम लोग करेंगे 37 का फर्स्ट पार्ट। अब थोड़ा वो तो लिखना ही पड़ेगा भाई, क्या 10th में पहुंच गए हैं तो 1 मार्क्स ही
मान्य रखता है, DEF ट्रायंगल है और PQ एक लाइन है जो PQ पैरेलल है EF के। तो शुरुआत करते हैं बेटा, करते हैं क्या गिवन है, गिवन है आ ट्रायंगल DEF and points on and पॉइंट्स छोड़ दो, सीधे सीधे लिख दो, एंड PQ पैरेलल टू EF। टू प्रूव क्या करना है, या शो क्या करना है, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब देखो बहुत अच्छी बात है, अब 1 नंबर का क्वेश्चन हो या 3 नंबर का क्वेश्चन हो, कुछ तो हमको देना ही पड़ेगा। प्रूफ, एक हेडिंग डालेंगे प्रूफ। क्या प्रूफ है, इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF देखो एंगल हम इक्वल प्रूव कर लें। अब देखो DPQ में भी एंगल D आ रहा है और DEF में एंगल D आ रहा है, तो लिख लो एंगल D इक्वल टू एंगल D। क्या लिखोगे, कॉमन, ठीक है। और देखो ये बेटा इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे बेटा, यदि मान लीजिए 2 पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल एक नेचर के हैं, एक तरह से हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनका डायरेक्शन अपवर्ड है, ये एक नेचर के हैं, एक स्वभाव के हैं, तो ये क्या है बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इससे लिख रहे हैं क्या लिखें, एंगल P लिख लेते हैं डायरेक्ट, P पे एक एंगल बनना ना, एंगल P इक्वल टू एंगल E करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको भी लिख लो, क्यों ये रह गया है, क्या एंगल Q इक्वल टू एंगल F, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। देयरफॉर अब दो तीनों एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। वेरी गुड भाई, एंगल प्रॉपर्टी ए। पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल, दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के अलग अलग इक्वल है, प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, वेरी गुड। अब हमको क्या करना है, सेकंड पार्ट, इसकी तो जरूरत होगी नहीं जहां तक है हमारा ख्याल, इसको हम करते हैं रफ, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट यहां से शुरू होगा ना, सेकंड पार्ट कहां से शुरू, ये कहता है, कहता है DP इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, DP 50 है और PE 70 है, देन फाइंड PQ अपॉन EF। तो निकाल लेंगे बेटा सेकंड पार्ट के लिए। क्या गिवन है, बेटा, सेकंड पार्ट कहां बेटा, सेकंड पार्ट ये DP इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, क्या DP इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और क्या PE रखा 70 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। और पता क्या कर रहा है, पता करना चाह रहा है फाइंड PQ अपॉन EF को पता करना चाह रहा है, कोई बात नहीं है। अब देखो यदि सिमिलर है, क्या है, हम लोगों ने अभी सिमिलर प्रूव किया, एक किया ना, यदि ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। पहले वाले ट्रायंगल में DP आ रहा है, दूसरे वाले ट्रायंगल में बड़ी वाली साइड DE आ रही, तो DE इक्वल टू क्या होगा, DE इक्वल टू क्या होगा, DE इक्वल टू DP, क्या होगा, DP प्लस PE इक्वल टू DP कितना दे रखा है 50
अब PE दे रखा 70 इक्वल टू 120। अब लिख लो सिंस ट्रायंगल DPQ similar to triangle DEF, therefore DP अपॉन DE, और जानना क्या कह रहा है बेटा, PQ ये लिख लेते हैं PQ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी साइड्स को PQ अपॉन EF, और DP है हमारा, DP कितना आया था, DP 750 है 50, और DE आया है हमारा 120 इक्वल टू PQ अपॉन EF, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बेटा, R PQ अपॉन EF इक्वल टू 5/12। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट में चॉइस है, इतना रफ कर देते पहले। थर्ड पार्ट में चॉइस है, 2 मार्क्स का है। थर्ड पार्ट कितने का बेटा, 2 मार्क्स का। कहता है कि क्या गिवन है बेटा, थर्ड में ए पार्ट गिवन है, क्या गिवन है, 2AB इक्वल टू 5DE, 2AB इक्वल टू 5DE, ठीक है। एंड और क्या दरकार, एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। क्यों यहां तक पहुंच गया ना, देन सो क्या करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रूव करना है। कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू है उसकी, ठीक है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है जो फिक्स है, वेरिएबल नहीं है, वेरी नहीं करता, तो कोई बात नहीं। प्रूफ करते हैं, गिवन, अच्छा देखो, सिंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर, सिमिलर नहीं है ना, सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, देयरफॉर जिनका रेशियो है ना बेटा, क्या रेशियो है, पहले ट्रायंगल में जब पकड़े AB और इसका करस्पॉन्डिंग DE हो जाएगा अपॉन DE, ठीक है। पहले ट्रायंगल का BC, दूसरे ट्रायंगल का EF करस्पॉन्डिंग, और पहले ट्रायंगल का CA और दूसरे ट्रायंगल का FD, ये इक्वल होंगे, ठीक है। ये तो बात ही आ गई सिमिलर के हिसाब से। और क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, 2AB इक्वल टू 5DE। आप देखो बेटा, AB का DE से रेशियो निकालेंगे तो DE इधर ले आते हैं, ये रेशियो से फॉर्म कर लेते हैं, AB अपॉन DE इक्वल टू 5/2। अब देखो ये क्या है बेटा,
ये एक रेशियो है, बात समझने की कोशिश करना कि ए बी और डीई में जो रेशियो है साइड्स का, ये मेजरमेंट नहीं है कि ए बी 5 है और 2 हमारा डीई 2 है, ऐसा नहीं है बेटा। यदि हमारा ए बी 50 है, कितना 50 और डीई 20 है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, ए बी अपान डीई 50/20, तो ये भी तो बेटा 5/2 हुआ। तो कहने का मतलब ये कि ये एक रेशियो है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक कांस्टेंट डाल देंगे। क्या डाल देंगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट डालने से ये कुछ भी हो सकता है, इसका जो है 2 टाइम हो सकता है ये मेजरमेंट, या 3 टाइम हो सकता है, कॉमन नंबर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये बेटा 3 होगा बाय चांस के, तो 3 5 या 15 और 3 2 या 6, 15/6, ये भी रिड्यूस करके तो 5/2 होगा। तो हम लिखेंगे लेट ए बी इक्वल टू 5K and DE equal to 2K. Therefore अब यहां से पकड़ लेते हैं, फ्रॉम 1, 2 नंबर करना है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। फ्रॉम 1 ए बी अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू CA अपॉन FD इक्वल टू कितना बेटा, 5K अपॉन 2K, ठीक है। अब ऐसा करते हैं ना, यदि हम सबका देखो अब अलग अलग एग्रीम कर लेना बेटा है, मतलब ए बी का वैल्यू 5K है और DE की वैल्यू 2K, सिमिलरली BC की वैल्यू 5K है और EF की वैल्यू 2K एंड CA इक्वल टू 5K और EF इक्वल टू 2K। अब देखो हम ऊपर का ये प्लस करते हैं, नाउ इसी को लिख लेते हैं, क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या था बेटा, DE है। अब हम ये मेजरमेंट भरेंगे बेटा, है ना। पेरीमीटर ऑफ एबीसी में क्या आएगा, AB आएगा प्लस BC आएगा प्लस CA आएगा, तो लिख लें एक लाइन, तो लिख लेते हैं AB प्लस BC प्लस CA, और इसमें क्या आएगा, DE आएगा प्लस EF आएगा, बस ऐसे ही प्रूव करना है बेटा, ठीक है। इसमें अलग से EF और क्या होगा बेटा, ये FD है ना, ये प्लस FD, ठीक है, इक्वल टू 5K प्लस 5K प्लस 5K अपॉन 2K प्लस 2K प्लस 2K, वेरी गुड, ठीक है। तो अब इस चीज को बेटा हम यहां कंटिन्यू कर ले, कहां कर ले, यही कर लेते हैं टॉप से, ये कितना हो जाएगा, R पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या बेटा, क्या बेटा यहाँ DEF, ट्रायंगल DEF कितना आ गया बेटा, वो 15K अपॉन 6K, K कैंसिल हो गया, तो 15/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15/6, तो 15/6 क्या है, कांस्टेंट है, फिर 15/6 ये बेटा,
15/6 को थोड़ा रिड्यूस कर लो, है किससे, 3 2 जा और 3 5 जा, फिर 5/2 इज अ कांस्टेंट इक्वल टू 5.2, ठीक है। फिर 5.2 इज अ कांस्टेंट, बस प्रूव हो गया बेटा, प्रूव लिख लो, क्या लिख लो, प्रूव। ये पार्ट तो हो गया बेटा, कौन सा, ए पार्ट हो गया ना इसका, 37 का थर्ड का ए पार्ट, 37 का थर्ड का ए पार्ट। अब बी पार्ट में देख लेते हैं बेटा, है ठीक है, 37 का बी पार्ट। का बी पार्ट, क्यों सेक्शन ई ठीक लग रहा है ना बेटा, बहुत अच्छा है, देखने से तो भड़कीला है, हैं? किसी के स्ट्रक्चर पे मत जाना, बाहरी आवरण पे ना जाना, टाइपिंग पे ना जाना, अंदर पे क्या है ये हमको पता नहीं, ठीक है। अंदर जब हम घुसेंगे तभी हमको पता चलेगा कि अंदर है क्या। तो कहाँ कर रहे थे बेटा, 37 का थर्ड का बी पार्ट करना है, 37 का बी पार्ट। कहता है इफ AM and DN are medians of triangle ABC and DEF respectively, then prove that ABM equal to DEN। अच्छा अब देखो यहाँ क्या बेटा, ये चीज अंडरस्टूड है कि ABC और DEF क्या है, क्या है बेटा, सिमिलर हैं। ABC और DEF, ये गिवन है, ABC और DEF क्या है, सिमिलर है। और जो M है वो मिड पॉइंट है किसका, ABC का, और जो N है वो मिड पॉइंट है DEF में EF का। यही कहना बेटा, कहता है कि इफ AM एंड DN आर मीडियंस, AM और DN मीडियंस हैं आप ट्रायंगल ABC एंड देन प्रूव दैट ABM सिमिलर टू DEN। गिवन क्या गिवन है, ये तो गिवन है ही, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF and AM and AN में DN क्या था, DN आर मीडियन, ठीक है। टू प्रूव क्या लिखें, ट्रायंगल ABM ना, ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल DEN, ये प्रूव करना ना बेटा, तो प्रूव कर लेंगे, क्या बात है? क्यों घबराते क्यों हो भैया, प्रूव हो जाएगा ना बाबू, बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। कहाँ है, प्रूव दैट ABM सिमिलर टू ट्रायंगल DEN, वेरी गुड। अब देखो गिवन है, प्रूफ लिख लेते ना, सिंस ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF therefore AB अपान क्या बेटा, AB अपान BC, AB अपान ये पकड़ लो ना, AB अपान DE इक्वल टू BC अपान EF। अब देखो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, क्यों, हमको इसी ट्रायंगल की जरूरत है बेटा, इस ट्रायंगल की, तो हम इसी ट्रायंगल से रिलेटेड चीजों को नोट करेंगे। आर क्यों AB अपान AD लिख लिया ना, AB अपान D
BC BC और ये, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो क्या है, कोई कोई भी मान लो फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ये जो BC है ना, BC मान लो 10 है, ये मान लो 5 है, तो 10/5 हुआ ना बेटा रेशियो, 10/5 हुआ, तो 10/5 में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये हो जाएगा 5/2.5। इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो ये भी 10/5 आएगा, ये 50/25 आ जाएगा, ठीक है, 50/25 आ जाएगा। 5 से रिड्यूस कर दोगे तो 10/5 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लिख लेंगे हाफ BC अपॉन हाफ EF। हम किसी चीज से डिवाइड कर सकते हैं बेटा, हाफ EF। अब देखो ये जैसे हमने हाफ BC से हाफ से मल्टीप्लाई किया, पूरे में यदि हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये BM आ जाता है, ठीक है, BM आ जाता है, कह लो या MC कह लो, लेकिन MC हम क्यों कहेंगे, क्योंकि हमको ट्रायंगल इसी की जरूरत है, तो हम इसको BM ही कहेंगे, और इसको हाफ EF को EM कहेंगे। तो हम इसको लिखेंगे RAB/DE इक्वल टू हाफ BC क्या हो गया, BM अपान क्या होगा, EM, ठीक है, BM/EN। अब देखो एक तो स्टेटमेंट हमारा ये हो गया, ठीक है, और एंगल जो B है, एंगल B इक्वल टू एंगल E हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, क्यों, ट्रायंगल ABC, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल क्या DEF, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो एक स्टेटमेंट 2 हो गया, ठीक है। तो अब देखो हमने पढ़ा था सिमिलरिटी के लिए कि किन्हीं दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो 1 and 2 से लिख लो, क्या लिख लेंगे, फ्रॉम 1 and 2, डी पार्ट है ना, फ्रॉम 1 and 2, कोई बात नहीं, इतना तो हमको याद है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2 ट्रायंगल क्या कौन सा था, ABM सिमिलर टू ट्रायंगल DEN बाई कौन सा रूल है, A साइड एंगल साइड, ऐसे कर लेंगे ना बेटा, दो साइड उनके बीच का रेशियो इक्वल है, तो प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारे ख्याल से ये 37 के दोनों पार्ट प्रूव हो गए, दोनों पार्ट हो गए, 37 का थर्ड का दोनों पार्ट हो गया, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 जो लास्ट क्वेश्चन है सेशन का के लिए करते हैं, ये नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, सेक्शन E केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में लास्ट पार्ट 38 कर रहे हैं, ठीक है, और इस सेशन का लास्ट पार्ट तो हो ही जाएगा बेटा। कहता है कि मेट्रिक साइलोज, मेट्रिक साइलोज, साइलोज का मतलब समझते हैं, जिसमें ग्रेन्स रखे जाते थे, अनाज रखा जाता था, वो किस शेप का है, शेप के बारे में बता रहा है बेटा। साइलोज को हिंदी में डहरी भी बोलते थे हम लोग, ठीक है, अनाज रखा जाता था, नीचे सिलेंड्रिकल शेप होता था और ऊपर एक कैप होती थी, इसमें कैप था कोनिकल शेप की दे रखी है, तो क्या कहता है, यूज बाय फार्मर्स, मेटलिक साइलोज आर यूज बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। फार्मर गिरधर हैज डिसाइड, देखो थोड़ा सा केस स्टडी
स्टडी में थोड़ा सा चेंज आता है, इसलिए ये जरूर करना चाहिए। देखो है तो इतना बड़ा, लेकिन देखना अभी छोटा सा सोल्यूशन इसके छोटे होंगे बेटा, बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ई के। तो क्या कर रहे थे, उसने क्या डिसाइड किया, टू बिल्ड अ न्यू मेटलिक साइलो टू स्टोर ही हार्वेस्टेड ग्रेन्स, ठीक है। इट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन, ठीक है। देखो उसका जो साइलोज है वो किस शेप का है, सिलेंडर है बेटा, क्या है, सिलेंडर है, और माउंटेड बाय कोन है। माउंटेड बाय कोन इस समझ लेना कि उसके माउंट किया गया, कोन को उसके ऊपर रखा गया है? तो मोटा मोटी ये इस शेप का हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो नहीं होगा यहाँ, यहाँ थोड़ा सा सर्कुलर पार्ट होगा, लेकिन अभी क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो कह रहा है वो हमको मानना पड़ेगा, माउंटेड बाय कोन, ठीक है। यदि हमने फिगर बना लिया है, ठीक है, क्वेश्चन हमको समझ में आ गया तो सॉल्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते। जब हम भैया आपका प्रश्न ही नहीं समझ पाएंगे तो हम उत्तर कहां से देंगे, क्यों भाई, ठीक है। तो बस ये है, ये उसका साइलोज इस शेप का, इसी में ग्रेन रखना है, ठीक है। अब ये आ गया बाय कोन, डायमेंशंस ऑफ कोन आर फॉलोज। डायमेंशन क्या है, रेडियस ऑफ बेस गिवन, कहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, गिवन फॉर कोन, ज्यादा उसकी जरूरत नहीं, फॉर कोन, कोन के लिए क्या होगा, ठीक से देख लें, कोन के लिए क्या है, रेडियस है 1.5, जो आर है हमारा वो 1.5 कितना है, 1.5 मीटर, अरे तो बहुत बड़ा साइलोज होगा, ठीक है। हाइट क्या दे रखी है, एच दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। और ये हो गया फार कोन, और फार, बस दो ही चीज जरूरत है, फार सिलेंडर, सिलेंडर के लिए क्या दे रखा है, आर, क्यों, आर तो सेम है बेटा, उसी के ऊपर माउंट किया गया 1.5 मीटर। और जो एच है ना, यहाँ एच इसकी अलग है और इसकी अलग है, तो यहाँ हमें कैपिटल एच से मेंशन कर देते हैं, एच इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। ये आपका ये जो है ये 7 मीटर है, कितना बेटा, 7 मीटर, और ये कितना है बेटा, कितना है, 2 मीटर, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब कलर कैलकुलेट करो। अब फर्स्ट पार्ट हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट का फार्मूला L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो h कितना है उसका, h है 2 का स्क्वायर प्लस r है हमारा 1.5 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। r L इक्वल टू इतना, r L इक्वल टू ये कितना देगा 4.00 प्लस 2.25, r L इक्वल टू अंडर रूट 4 to 6.25। इसका एलसीएम लोगे, सॉरी क्या अंडर रूट निकालोगे तो 15 नहीं 25 ना, 25 दैट 625 होता है, तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 मीटर में है सब मेजरमेंट, ये मीटर में हो गया। बस यहाँ आंसर लिख दो। आंसर ये तो हो गया बेटा, क्यों हो गया ना बाबू, ठीक है। अब क्या करना है, एक तो पार्ट आपका हो गया, कैलकुलेट द स्लांट हाइट, हमारे पास पेपर दिए ना बेटा,
फिर कहता फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट कितना होता है? क्या पाई आर एल होता है बेटा, पाई आर एल। ठीक है, इसी को हम इधर बढ़ा दें तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22/7 और इसका आर कितना है? 1.5 और एल हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया? 2.5। क्यों? यही आएगा ना। 22/7 ये कितना आएगा? 22/7 इंटू 1.5 है ना बेटा। 1.5 को एल है हमारा 2.5 मल्टीप्लाई कर लो। 15 25 75 के 5 हाथ है 7 15 दूना 30 और 7 37। यहाँ पॉइंट लग जाएगा 3.75। अब यदि डिवाइड करने में अभी भी दिक्कत हो तो हम रफ पे क्या करते हैं? पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.75 इंटू 22, 2 5 10, 2 7 14 15, 2 3 6 7, 7 5 0 हो गया 0 5 7 5 12 7 1 8 में कितना हो गया? 82.50/7। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना जाएगा? इक्वल टू 7 सेकंड 7 1 8 12, 7 सेकंड 7 5 12 55 और 7 7 49 और 6 55 60, 7 8 56, 4 60 40, 7 25 35। तो राउंड अप कर देंगे, ये हो जाएगा 11.79 स्क्वायर मीटर। कितना आंसर बेटा? वेरी गुड। ये आपका आंसर आ गया। राउंड अप करेंगे तो आप यही आ जाएगा बेटा। क्यों? 82.50 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? यही आएगा लगभग। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं यही, या कैलकुलेशन में यदि आपको दिक्कत हो रही हो तो चेक कर लेते हैं। 82.50 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 7 एकम 7 रफ पे करना है बेटा। इधर 8 में से 7 हम तो कहीं भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे लिए आप ये समझ लेना कि ये रफ है साइड में। ठीक है, साइड में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके उसी में रफ करना है आपको। 8 में 7 1 12, 7 एकम 7 5 12 55, 7 7 49, 15 में से 9 गया 6 60, 7 8 56। ठीक है, 4 60 40 हो जाएगा। 7 55 ये 5 से ज्यादा है तो हम इसको 11.79 स्क्वायर मीटर ही लिखेंगे। वेरी गुड। ठीक है, अब क्या करें? तो ये हो गया ना आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इसको रफ कर देते हैं, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्लैंट हाइट कितना है? ये आ गया। क्यों? अच्छा लग रहा है ना बेटा? बहुत सुंदर। इंटरेस्ट बना देना कि ना मन में आए तो मत पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो दिल से पढ़ो बेटा। ठीक है, अब क्या करना है? हम लोगों को थर्ड पार्ट करना है। थर्ड में ए पार्ट कर लेते हैं। थर्ड का ए पार्ट कहता है कि फाइंड द कास्ट ऑफ सीड यूज्ड टू मेक कर्व्ड सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ वन साइड एट द। अब देखो पूरी की बात नहीं कर रहा है, सिलिंड्रिकल पार्ट की बात कर रहा है। मार्क पिल पड़े, इसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर दोनों को ऐड कर रहे हैं, फिर रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, पिलना नहीं कि देख करके मार चढ़ बैठे। ठीक है, करना क्या होता है? आपको पेशेंस से समझना है। क्या है इसमें? कहता है कि फाइंड द कास्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कर्व्ड सरफेस। क्या यहां देखोगे? ये कहता है कि फाइंड द कास्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड
टू मेक द कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ वन साइलो। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिलेंड्रिकल पार्ट में जो कर्व सरफेस है, हाँ ध्यान देना बेटा, क्या लिखा है, फाइंड द कास्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट। तो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, क्या होता है क्या, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 222/7 लिखना है बेटा, और आर कितना है इसका, आर तो वही है, कितना है बेटा 1.5, लेकिन सहूलियत ये हो गई कि हमारा जो एच है वो 7 है, तो ये 7 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 22 इंटू 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3.0, ये हो जाएगा 66.0 स्क्वायर मीटर, ये हो गया एरिया। तो कास्ट इक्वल टू क्या आ जाएगी, कास्ट इक्वल टू रेट इंटू एरिया। ठीक है, या एरिया इंटू रेट कह लो। तो रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 2000 पर स्क्वायर मीटर, तो 2000 इक्वल टू 2000 इंटू 66, ये रुपीज में आएगा बेटा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 2 छक 12 1 13, 1,32,000 रुपीज। बस यही आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये हो गया बेटा, हमने इसका लास्ट पार्ट भी कर लिया, लेकिन लास्ट पार्ट में चॉइस है, तो चॉइस वाले भी कर लेंगे, कौन सी बात है, वेरी गुड, हम लोग उसका भी कर लेंगे। तो ये नोट कर लो, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें चॉइस क्या बेटा, कहता है कि फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ वन कोन, नहीं वन साइलो टू स्टोर ग्रेन। अब देखो कैपेसिटी पूछ रहा है, तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ वन साइलो equal to volume of cylindrical part plus volume of conical part। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हमने कैपिटल एच लिखा था ना, कैपिटल एच प्लस इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर तो सेम है और एच इसका स्मॉल है, लिख लो, अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। 22/7, आर कितना है बेटा, आर है 1.5 इंटू 1.5, और इसका h, ये नीचे वाला है ना बेटा, इसका h है 7 प्लस 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, और r है हमारा 1.5 इंटू 1.5 पाई आर स्क्वायर h है, और इसका h कितना है 2। क्या अब बार बार पता नहीं कि हमको काम लेने का मन कर रहा है, तो लेते हैं फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब क्यों, अब देखो 22/7, 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 225 होता ना बेटा, 2.25 आएगा। ये तो हो गया काम। यहाँ क्या बचा बेटा, 7 बचा ना, यहाँ ये चीज काम में ले लिया है, तो यहाँ 2/3 बच रहा है। क्या यही बच रहा है बेटा, यहाँ बच रहा है 7, यहाँ 2 बच रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 बच रहा है।
22/7 22/7 1.5 1.5 मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है बेटा, क्यों प्यार से करेंगे, कंसंट्रेट होकर के कर तो आए क्वेश्चन, लेकिन आंसर भी तो आ जाए। मैथ्स तो हम लोग का वेरी गुड है, कहीं कैलकुलेशन में। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और 3 से 21 21 और 2 23, 23 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कट वट तो रहा नहीं बेटा कहीं कुछ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो रफ वर्क करना पड़ेगा। तो रफ वर्क के लिए हम लोगों ने कौन सा स्पेस डिसाइड किया है, ये मान लेते हैं हमारा रफ वर्क है, ठीक है, रफ पार्ट है। तो ये पहले हम क्या कर लेते हैं, 22 को 2.25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 22 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, 2.25 इंटू 22, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, ठीक है। यही आ जाएगा नीचे भी 0 5 4 5 9 4 49 50 आ गया है। फिर एक बार 23 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रफ वर्क भी दिखाना जरूरी है बेटा, ठीक है। 3 0 0 3 25 15 3 9 27 1 28 8 हाथ है 2 2 4 2 14, ठीक है। 3 0 0 3 25 15 5 हाथ है 1 3 9 27 1 28 8 हाथ है 2 3 4 12 2 14 2 0 0 2 5 10 2 9 18 1 19 9 हाथ है 1 2 4 8 1 9, क्या ये होगा ना बेटा, 0 5 8 9 4 13 4 1 9 4 13 9 1 10 11, क्या सही ना, 0 5 8 9 4 13 9 1 10 11, और पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 1138 बटे 21। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1138 अपॉन 38.5 0 अपॉन 21, ठीक है। क्यों बेटा सही है ना, 1138.5 बटे 21, बस ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, एक बार डिवाइड कर लेना बेटा, क्यों, ठीक है। तो क्या करें, इसको भी रफ वर्क पे कर लेते हैं बेटा, 21 जिसे डिवाइड करना है 21 से, 1138 ठीक है। अब 21 से डिवाइड करोगे बेटा, 21 की टेबल हो सकता ना हो, आती हो तो 2 की तो आती है, 2 5 10, 5 से ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 5 5 2 10 चला जाएगा बेटा, तो 5 से ले जाते हैं, 5 1 5 5 2 10, 13 में से 5 गया 8 8 ही बचा ना बेटा, यहाँ 88 हो गया। फिर 4 से ले जाएंगे, 4 1 4 4 2 8, 8 में से 4 जाएगा 4, ठीक है, सही चलाना बेटा, ये 45 हो जाएगा। फिर 21 को 3 से मल्टीप्लाई करके जाता है 2 टाइम ले जाएंगे, 2 1 2 2 2 4 3 बचा, फिर ये 34 हो जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, 5 में दोगे 3 4, ठीक है, 1 टाइम जाएगा, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1। अब फिर मान लीजिए 0 यहाँ पर हाल लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, अब कितनी टाइम जाएगा, 6 टाइम, 6 6 6 2 12, ठीक है 6। अब देखो हमारा कहने वाला है कि राउंड अप करने के लिए हमने 3 डिजिट ले लिया था, तो ये 4 ये कितना हमारा टाइम चला गया 6 ना, 6 टाइम जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया आपका 54.216 है ना, तो 16 के जाए 6 को हटा देंगे, इसको राउंड अप कर देंगे, तो 2 2 हो जाएगा 54
0.22 क्यूबिक मीटर। बस वेरी गुड, आपका तो आंसर आ गया है? तो ये क्या हो गया बेटा, जो ग्रेन्स उसमें आएगा उसकी जो कैपेसिटी है वो 54.22 क्यूबिक मीटर की है। तो आ गया बेटा, क्या आ गया, सेक्शन सी का टोटल सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया। सेक्शन सी क्या था, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, हमने बताया है? आदमी थोड़ा सा ऊब भी जाता है ना, सेक्शन ए किया, बी किया, सी किया, डी किया, तो थकान आ जाती। कोई बात नहीं है, आपको सेक्शन ई आराम से पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है, और ध्यान वही रखना है कि हमको 20 मिनट बचा के रखने हैं, ठीक है। तो सेक्शन ई ध्यान से पढ़ेंगे तो हमने बताया ना कि क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लगता है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा सा होता है, प्यारा सा होता है। ये क्वेश्चन भी बड़े प्यारे होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में हम सेक्शन ई खूब प्यार से करेंगे, खूब कंसंट्रेट होकर करेंगे, और आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसमें जो हमारा पार्ट डी होता है, यदि आपने डी पार्ट ठीक से समझ लिया तो आप जो वर्ड प्रॉब्लम को कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं ये आ जाएगा, और उस चैप्टर से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम आप करोगे या सेक्शन डी में आप क्वेश्चन करोगे, तो जो क्वेश्चन करोगे वो क्वेश्चन जिस चैप्टर से है उस चैप्टर से रिलेटेड आपका बेसिक आ जाएगा, उसके छोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे, शॉर्ट आंसर कैसे करते हैं, वेरी शॉर्ट कैसे करते हैं, लॉन्ग कैसे करते हैं, ये सब आपका आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें डी पार्ट करेंगे। अच्छा, मार्क्स भी उसमें अच्छे हैं, 5 मार्क्स का। यदि हमको अच्छे मार्क्स लाना है बेटा, 80 में 80 लाना है, तो सेक्शन डी अपने हाथ में करना पड़ेगा। सेक्शन डी यदि हम कर लिए, अच्छा 80 मार्क्स के क्वेश्चन में लगभग 60 मार्क्स तो सबको आता है, लेकिन 60 से आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेबर करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा लेबर यदि हम पार्ट डी में कर लेते हैं, सेक्शन डी में कर लेते हैं, तो बहुत चांस है कि हम 80 के बहुत नजदीक आ जाए, ठीक है। 80 में 80 हो सकता है, 80 में 79 हो सकता है, 80 में 78 हो सकता है। बस क्या करना है, हमको सेक्शन डी पे कॉन्फिडेंस लाना है। बस आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद। यदि आपको ये सेशन समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है बेटा, शेयर कर दो। और हमारे पढ़ाने के तरीके में या कहीं कुछ कमी है, कोई अच्छा लग रहा है या कोई कमी लग रही, तो आप कमेंट में जरूर लिखो। कमेंट में आपके लिखने से हमको समझ आता है कि आप हमसे जुड़े हो, ठीक है बेटा, धन्यवाद।